Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. Studies and preparations are going on. Before starting with the GST short, दो रिक्वेस्ट एज ऑलवेज, टेलीग्राम चैनल नए हो तो ज्वाइन कर लेना एक बार, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड नए हो चैनल पे तो इंश्योर यू आर सब्सक्राइबिंग सो दैट यू आर इन टच विद ऑल द अपडेट्स। बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट डेली वी आर अपलोडिंग समथिंग एंड इट हेल्प्स मी टू स्टे मोटिवेटेड एज वेल। पसंद आए तो कमेंट और शेयर जरूर करना। ओके, इट हेल्प्स मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद अवर जीएसटी शॉर्ट्स। सर ये शॉर्ट्स मतलब क्या है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट काफी ज्यादा बनता है मार्क्स के लिए। इस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर हम बात करेंगे टर्नओवर की, एग्रीगेट टर्नओवर इन अ स्टेट। एंड दिस इज नॉट अ टेक्निकल टॉपिक पर से, बट काफी सारी जगह आता है, अराउंड 6-7 जगह, ये 6-7 एरियाज वेयर इट हैज बीन कवर्ड। सो सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। वी विल क्विकली डिवोट 10 to 15 मिनट्स एंड इसको निपटा देंगे, ठीक है, ताकि आपके नंबर बच जाए। चलो सर आ जाओ, टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू द जीएसटी। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशंस टॉपिक, दैट व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर एंड व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर इन अ स्टेट। तो पहले एक ओरल डिस्कशन रखते, देखो सुनो। एग्रीगेट टर्नओवर कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आपका सारा का सारा सप्लाई के रिस्पेक्ट में टर्नओवर। आप कोई भी सप्लाई करो, आप चाहे टैक्सेबल सप्लाई करो, ठीक है, आप चाहे एग्जेम्प्ट सप्लाई करो, आप चाहे नॉन टैक्सेबल सप्लाई करो, ठीक है, आप इंटरस्टेट सप्लाई करो, आपकी जितनी भी सप्लाई है ना, व्हेन आई से सप्लाई मतलब टैक्सेबल इवेंट आपका हुआ है, सो नोटिफिकेशन के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू और शेड्यूल नंबर 3 के थ्रू, चैप्टर नंबर 1 में जो हम कवर करते हैं, जो नॉन सप्लाईज होते हैं वो आपका टर्नओवर में नहीं जाता है। तो वॉट एवर इज द टैक्सेबल इवेंट, आप वो सारा का सारा इसके अंदर डाल दो, डज नॉट मैटर उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो सप्लाई जो भी बना वो मेरा बन जाएगा पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। अब सर ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है? ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड आपके जितने भी पैन के लिए रजिस्टर्ड यूनिट्स है। अगर मेरे ऑल ओवर इंडिया 10 यूनिट्स रजिस्टर्ड है अगेंस्ट माय ओन पैन, बिकॉज द जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज पैन वाइज, तो आपका जितने भी वो 10 यूनिट्स का ये सप्लाई बन रहा होगा उन सारे वैल्यूज को टोटल ले लेना। इज दिस क्लियर? तो ये आपको ऑल इंडिया लेवल पे लेना है एंड ऑल इंडिया लेवल पे आपको ऑल इंडिया पैन बेस्ड लेना है। तो चाहे आपकी इसके अंदर एक स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन हो, वो भी तो पैन बेस्ड है, राइट? सो आपको सबका टोटल ले लेना है। अब एक दो चीजें जो आपको ध्यान रखनी है स्पेसिफिकली, अगर मैं आरसीएम की सप्लाई करता हूं, इट इज माय आउटवर्ड सप्लाई, इट इज अ पार्ट ऑफ माय टर्नओवर। इफ आई एम रिसीविंग एन आरसीएम सप्लाई ऑन विच टैक्स इज बीइंग पेड बाय मी, दैट इज नॉट माय टर्नओवर, दैट इज दैट पर्सन्स टर्नओवर। टैक्स कौन पे कर रहा है, टैक्स कौन पे कर रहा है, हु इज पेइंग, इज इररिलेवेंट टू दिस फैक्ट दैट किस केस में वो टर्नओवर में आएगा, ठीक है। टैक्स कौन पे कर रहा है मुझे नहीं फर्क पड़ता, सप्लाई कौन कर रहा है, दैट इज द एग्रीगेट टर्नओवर। प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर का एक स्पेसिफिक केस बनता है चैप्टर नंबर 16 में। मैं प्रिंसिपल हूं, आप जॉब वर्कर हो, मैंने बोल दिया कि काम होने के बाद वहीं से भेज देना, भाई वो मैं सेल कर रहा हूं, मैं सप्लाई कर रहा हूं, तो इट इज अ टर्नओवर ऑफ मी, मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में वो चीज आएगी। और सर टर्नओवर इन अ स्टेट क्या होता है? टर्नओवर इन अ स्टेट होता है जिस पर्टिकुलर किसी जीएसटी के रिस्पेक्ट में आप टर्नओवर निकाल रहे हो। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके 3 जगह ऑफिसेस है, लेट से दिल्ली में है, लेट से महाराष्ट्र में है और लेट से यूपी में है। तो जब इसके एग्रीगेट टर्नओवर की बात आएगी, लेट्स से इसका टर्नओवर है 10, इसका है 20, इसका है 30, तो 30, 40, 50, 60, इसका जो टोटल 60 बन जाएगा, दिस विल बी द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो व्हेन आई एसोसिएट एग्रीगेट टर्नओवर, आई एम एसोसिएटिंग विद द मेन पैन वाली कंपनी कौन सी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जिसका पैन के अंदर ये 3 यूनिट्स रजिस्टर्ड है। आपको बात समझ में आई? लेकिन जब मैं बात करूंगा जीएसटी की, जीएसटी मतलब आपका दिल्ली का जीएसटी, महाराष्ट्र का जीएसटी और यूपी का जीएसटी, तो इसके रिस्पेक्ट में आपकी आएगी टर्नओवर इन स्टेट जो कि है 10। इसके रिस्पेक्ट में आएगी महाराष्ट्र की, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू 20, और यूपी की अगर मैं पूछूं, यूपी यूनिट के टर्नओवर इन स्टेट वो आती है 30। अब सर जब मैं टर्नओवर इन स्टेट बोलता हूं तो मैं ये नहीं बोल रहा इंट्रा स्टेट, इट कैन बी इंटर स्टेट ऑल्सो, इट कैन बी एक्सपोर्ट ऑल्सो। इसके अंदर आपका एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड सब आ जाएगा, इसके अंदर एक्सपोर्ट भी आ जाएगा, इसके अंदर आपका जीरो रेटेड भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जीरो रेटेड के आगे सप्लाई वर्ड आ रहा है ना, तो जो सप्लाई है, चाहे जीरो रेटेड है, चाहे टैक्सेबल है, चाहे एग्जेम्प्ट है, वो सब आ जाएगा इसके अंदर। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो भी आ जाएगा। तो अब सब कुछ लो, सिर्फ शेड्यूल 3 वो सर्कुलर और वो नोटिफिकेशन, जिसके अंदर इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दैट, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस लेते हो या वो कन्वेंस जो ट्रांसफर होता है इंटर स्टेट, तो उसका वो सप्लाई नहीं माना जाता, तो वो सप्लाई में नहीं आएगा, तो आपका ये टर्नओवर में भी नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ एज आई वाज डिस्कसिंग विद रिस्पेक्ट टू टर्नओवर इन अ स्टेट, इसके अंदर दिल्ली जीएसटी के रिस्पेक्ट में सारी सप्लाई आ जाएगी, चाहे वो इंट्रा है, चाहे वो इंटर है, चाहे वो एक्सपोर्ट है। बस मेरा फोकस किस पे है कि भाई दिल्ली जीएसटी के अगेंस्ट इनवॉइस गया है, सप्लायर दिल्ली जीएसटी है। तो इफ आई आस्क यू द क्रिटिकल क्वेश्चन दैट हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट
बिटवीन यूसेज ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एंड यूसेज ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट, तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आप लॉजिक लगाओ। एग्रीगेट टर्नओवर्स कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाएगा? एग्रीगेट टर्नओवर वहां यूज किया जाएगा जहां पे आपकी एलिजिबिलिटीज आ जाती है, जहां पे आपकी एलिजिबिलिटीज आ जाती है, या फिर जहां पे आपकी लायबिलिटी टू रजिस्टर आ जाती है, क्योंकि वहां मुझे देखना पड़ता है कि आपका टोटल टर्नओवर कितना है। मतलब आप एज अ कंपनी, एज अ वॉट एवर योर स्ट्रक्चर इज, आप एज अ पैन, आपके पैन नंबर के अगेंस्ट आपकी सप्लाई कितनी बड़ी है, तो वहां पे ये चीजें आ जाती है, ठीक है, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी लायबिलिटी टू रजिस्टर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आरसीएम के अंदर पढ़ते हैं, एग्जेम्पशंस के अंदर पढ़ते हैं, जैसे लीगल सर्विसेज, तो हम देखते हैं ना छोटी एंटिटी है, बिजनेस बड़ी बिजनेस एंटिटी है, तो वहां पे भी हम उसका एग्रीगेट टर्नओवर चेक करते हैं पिछले साल का, क्योंकि मुझे देखना है एज अ होल, एज अ पैन बेस्ड आपकी टोटल टर्नओवर कितनी है। लेकिन जहां पे भी टैक्स पेमेंट की बारी आती है, टैक्स पेमेंट की बारी आती है, वहां पे आप यूज करोगे टर्नओवर इन अ स्टेट। क्यों? क्योंकि दिल्ली जीएसटी अपनी रिटर्न्स फाइल करेगा, यूपी जीएसटी अपनी रिटर्न्स फाइल करेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अलग अलग है ना। तो जहां पे भी आपको पेमेंट की बारी आएगी, पेमेंट ऑल ओवर इंडिया पे लेवल पे नहीं होती है, पेमेंट होती है आपकी उस पर्टिकुलर जीएसटी के अगेंस्ट, तो वहां आप यूज करोगे टर्नओवर इन अ स्टेट। इनफैक्ट कॉम्पोजिशन लेवी जो आप पे करते हो 1%, 5%, 6%, डिपेंडिंग आप किसके अंदर हो, ठीक है, वहां पे भी यू अप्लाई द टर्नओवर इन अ स्टेट कंसेप्ट, क्योंकि सर पेमेंट की बारी आएगी ना। लेकिन कॉम्पोजिशन लेवी का एलिजिबिलिटी 150 लाख, 75 लाख एंड 10 to A के अंदर 50 लाख, वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर के हिसाब से आएगा, क्योंकि वहां पे मुझे देखना कितने बड़े हो। समझ में आया? एक और चीज का ध्यान रखना, कॉम्पोजिशन लेवी में जब आप 10(1) में जाते हो, तो आपका जो मैन्युफैक्चरर है और जो आपका रेस्टोरेंट सर्विस है, उसमें 1 and 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट आता है। लेकिन जो ट्रेडर है वो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट आता है। एग्जाम वाला इसके अंदर एक्सक्लूड करना है। जो भी पॉइंट्स हम इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टर्नओवर। ऑन अ फर्स्ट लेवल आई थिंक यू आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट टर्नओवर एंड टर्नओवर इन अ स्टेट, ठीक है। अच्छा सर, टैक्सेस का क्या करना है? देखो, जीएसटी टैक्सेस आपके इसके अंदर नहीं आएंगे। एग्रीगेट टर्नओवर में आपके जो भी जीएसटी है वो इंक्लूड नहीं होएगा, क्योंकि उस एग्रीगेट टर्नओवर, सी व्हाट इज योर टर्नओवर, जो आप कमा रहे हो, टैक्सेस आप जो जीएसटी कमाते हो वो कमाते नहीं हो, आप लेके गवर्नमेंट को पे कर देते हो, तो वो आपकी सप्लाई नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, सर कोई म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह हो, तो म्यूनिसिपल टैक्स आपका वैल्यूएशन का ही पार्ट बन जाता है ना। If you remember section 15 subsection 2 clause number A, all the taxes which are not subsumed under GST are a part of valuation, and if they become a part of valuation, they become a part of your aggregate turnover. तो एक टैक्स के रिस्पेक्ट में सवाल आता है कि सर टैक्स पार्ट है या नहीं है, तो डिपेंड करता है भाई कौन सा टैक्स। जीएसटी नो, बैलेंस एवरीथिंग यस, जो भी आपके इनवॉइस में चार्ज किए जाते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स हो गया, फलाना हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। चलो अब सर नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन लेवी में सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में आपके दो लिमिट्स आती है, 1.5 CR एंड 75 लाख। 75 लाख किसके लिए आती है? देखो पहले तो याद करो, 10(1) जो है आपका वो गुड्स के लिए और रेस्टोरेंट सर्विस के लिए। जो बैलेंस सर्विसेज है जैसे बार्बर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, वो आपका आएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। नाउ विद रिस्पेक्ट टू 10(1) जो टू लिमिट्स आपको याद करनी है एग्रीगेट टर्नओवर की, दैट इज 1.5 CR एंड 75 लाख। 75 लाख किसके लिए आपको लर्न करना है? सुमन चाय पी रही है, और वो सुमन 3 बार चाय पीती है, पता है कहाँ? मेघालय, मिजोरम एंड मणिपुर। तो इसका लर्न कर लो शॉर्ट फॉर्म, सुमन चाय पी रही है मतलब सिक्किम, उत्तराखंड, 3 बार चाय पी रही है, MMM मतलब ये M3, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय में, और फिर अरुणाचल, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इसको आंध्र प्रदेश मत लर्न करना, गलती से ए से लगता है, अरुणाचल, नागालैंड एंड त्रिपुरा। और जो 10(2A) की लिमिट है दैट इज फॉर बैलेंस सर्विसेज, जहां पे आपका 6% का रेट लगता है, दैट इज 50 lakhs, एंड दिस 50 लाख इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी स्टेट। उसके बाद कॉम्पोजिशन के कंटेक्स्ट में जब मैं टर्नओवर की बात करता हूं, तो 3 और बातें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 विच टॉक्स अबाउट द मार्जिनल सर्विसेज लिमिट। वहां पे जो लिमिट क्या लगती है? 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। उस टर्नओवर में आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट की इनकम नहीं लेनी है। दूसरी बात, when you talk about the aggregate turnover for the purpose of eligibility under the when you come into the composition scheme under GST registration, as well as turnover in a state which you use for the payment of composition levy, उन दोनों के अंदर आपका इंटरेस्ट डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होने वाला। इंटरेस्ट डिस्काउंट एंजॉयज एक्सक्लूजन from the turnover in a state when we calculate the second proviso की limit, when we talk about the aggregate turnover for the purpose of eligibility, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाँ आप जीएसटी में आ रहे हो या नहीं आ रहे, एंड देन डिपेंडिंग आप कॉम्पोजिशन में आ रहे हो या नहीं आ रहे, एंड टर्नओवर इन अ स्टेट। जब पे भी करोगे आप कॉम्पोजिशन लेवी, तो आपको इसके ऊपर पे नहीं करना, ये एग्जेम्प्ट ही रहता है। ये नॉर्मल वालों के लिए भी एग्जेम्प्ट है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन के लिए भी हमने एग्जेम्पशन दे रखा है। सो वी हैव टेकन एट पार। अगर मैं ये अलग से नहीं बोलता टर्नओवर इन अ स्टेट के लिए, तो कॉम्पोजिशन लेवी उसके ऊपर लग जाता। समझ में आया आपको? यस, ओके। देन वी टॉक अबाउट एग्जेम्पशंस चैप्टर में भी एक एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट आती है इंक्यूबेटर इंक्यूबेटी में। इंक्यूबेटी को हम एग्जेम्पशन देते हैं अप टू द टर्नओवर ऑफ 50 lakhs प्रोवाइडेड द लास्ट ईयर टर्नओवर डिड नॉट एक्सीड 50 lakhs। ये कॉम्पोजिशन की तरह ही है।
कॉम्पोजिशन में भी कैसे होता है, 150 लाख तक अगर आपके टर्नओवर है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यू कैन गो इनटू द कॉम्पोजिशन स्कीम। दिस फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो इफ आई एम अ न्यू पर्सन, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, किसी भी साल में कॉम्पोजिशन में आने के लिए जो आपकी लिमिट लगेगी 1.5 सीआर की, वो आपको पहले देखना है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में तो क्रॉस नहीं कर रही। अगर क्रॉस नहीं कर रही तो इस ईयर में यू आर वेलकम टू द कॉम्पोजिशन स्कीम, बट यू कैन स्टे, देयर आर टू सेपरेट इश्यूज, कमिंग इनटू कॉम्पोजिशन एंड स्टेइंग इन कॉम्पोजिशन। यू कैन स्टे इन द कॉम्पोजिशन स्कीम ओनली टिल दैट लिमिट। तो अगर करंट ईयर में मैं आ तो गया, लेकिन 1.5 सीआर इस साल मेरा क्रॉस हो गया, तो जिस दिन वो क्रॉस हो जाएगा तो कॉम्पोजिशन स्कीम विल लैप्स, यू विल हैव टू शिफ्ट इनटू रेगुलर स्कीम, एंड नेक्स्ट ईयर आप नहीं जा सकते क्योंकि करंट ईयर में इट हैज बीन क्रॉस्ड। सो यू हैव टू चेक द लिमिट ट्वाइस, preceding financial year for the purpose of coming into composition scheme, and then for staying in the composition scheme you again have to check that turnover. Same thing applies for chapter number 4 exemption, इनक्यूबेटी के लिए वो लिमिट 50 लाख की लगती है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। उसके बाद जब मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर बात करता हूं, तो रजिस्ट्रेशन में जो आप सेक्शन नंबर 22 की बात करते हो, यस, सेक्शन नंबर 22 ऑब्वियसली विद द स्पेशल लिमिट दैट कम्स फॉर गुड्स, वहां पे ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज एग्रीगेट टर्नओवर, बट जितना भी मेरा जीएसटी का टैक्स लगेगा वो डिपेंड करेगा कि टर्नओवर इन स्टेट के अंदर मेरा कौन सा टैक्सेबल है, कौन सा एग्जेम्प्ट है। पेमेंट के टाइम पे आपका एग्रीगेट टर्नओवर नहीं यूज होएगा। ठीक है, अब इसके अंदर 3 लिमिट आती है। 10 लाख आती है आपकी एमएमएनटी के लिए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 20 लाख एंड 40 लाख। अब देखो 40 लाख आती है आपकी एक्सक्लूसिव इंट्रा गुड्स, मैं इसका भी एग्जेम्पशन वो नोटिफिकेशन के अंदर पूरा नहीं जा रहा, चैप्टर 8 में सब कुछ कवर्ड है। अभी मेरा फोकस है एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर, तो वो 40 लाख की आपकी स्पेसिफिक लिमिट लगती है। लेकिन अगर आप गुड्स प्लस सर्विस करते हो या सिर्फ सर्विस करते हो या इन 4 स्टेट्स के रिस्पेक्ट में करते हो, देन इन दैट केस यू विल बी शिफ्टेड इनटू दिस 10 लाख एंड 20 लाख लिमिट। ठीक है, एक जस्ट आपको याद दिला दूं क्योंकि वो टर्नओवर से लिंक्ड ही है। सेक्शन नंबर 22 में जो लायबिलिटी टू रजिस्टर आती है ना, वो तब आ जाती है, पहली बात तो ये फोकस करना, वहां पे वर्ड्स दिए फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मतलब द फोकस इज कि आप टर्नओवर कहां से कर रहे हो, बिजनेस कहां है, जीएसटी कहां है, ठीक है, आपका ऑफिस किधर है, वहां से उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है, प्रोवाइडेड वहां से आपकी टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, वहां से आपकी टैक्सेबल सप्लाई हो रही है। तो फॉर एग्जांपल मेरा टर्नओवर जा चुका है 20 लाख के ऊपर, लेकिन एक पर्टिकुलर, लेट्स 20 लाख ले लो, व्हाटएवर द लिमिट इज, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट से मैं सिर्फ अल्कोहलिक लिकर ही बेचता हूं, दैट इज नॉट अ that is a non taxable supply, तो मैं वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा। and what will be my backing, what will be the legal provision on the basis of which I can say this, section 22 says from where taxable supply। आप बहुत बारी सेक्शन 22 की वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हो, दो कंसेप्ट क्लियर होगा, रटना नहीं पड़ेगा चीजें। ठीक है, चलो उसके सिवाय मैंने और क्या कवर किया, देखो इसी के रिस्पेक्ट में व्हेन आई टॉक अबाउट द स्पेशल लिमिट विद रिस्पेक्ट टू दिस 40 lakhs that came in 2019, तो उसके लिए अगर आप गुड्स में डीलिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट डिस्काउंट की इनकम है तो आपको गुड्स के लिए ही माना जाएगा। मतलब इफ आई एम डीलिंग विद गुड्स एंड ऑब्वियसली आई एम अर्निंग सम एग्जेंट इनकम इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, मेरे एफडी या मैंने लोन दिया हुआ है, तो उस केस में ये तो फिर सब टेक्निकली गुड्स प्लस सर्विस हो गया। हालांकि एग्जेम्प्ट है, दैट इज इररिलेवेंट, बट टेक्निकली गुड्स प्लस सर्विस हो गया तो उसको गुड्स ही माना जाता है, ताकि वो इस 40 लाख के बेनिफिट का फायदा ले पाए। क्लियर। उसके बाद ये टर्नओवर और 2 जगह आती है, इनवॉइसिंग एंड डायनेमिक क्यूआर कोड में। इनवॉइसिंग में अगर किसी भी साल जब से जीएसटी आया है, इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 5 CR यू बिकम अ नोटिफाइड पर्सन। फॉर डायनेमिक क्यूआर द लिमिट इज 500 CR। ठीक है, 500 करोड़ के ऊपर आपका जाना चाहिए, मतलब लिमिट है, मतलब इसके ऊपर। ठीक है, इसका मैंने कोई पीडीएफ अलग से नहीं दिया क्योंकि इतनी कोई बातें नहीं थी। आई नो आई टुक ओनली 13-14 मिनट्स, नॉट अ टेक्निकल टॉपिक पर से, बट कुछ आते हैं इसके अंदर सिली मिस्टेक्स कि यार एग्रीगेट टर्नओवर कब लेना है, क्या नहीं लेना है। So I think this was useful in some manner for you. I hope it was useful actually. So till we meet in our next short or revision lecture, all the very best. Study well, take care, be safe, bye bye. कुछ नए टॉपिक्स हो जिसमें आपको जीएसटी शॉर्ट चाहिए, करंटली आई एम वर्किंग ऑन द ईसीओ कंसेप्ट एंड इंटरेस्ट कंसेप्ट, तो ये दोनों और मिल जाएंगे आपको, बट कुछ और चाहिए आपको तो जरूर बताना। इफ देयर आर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर दैट टॉपिक मैं बना दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।